वेलकम टू लर्निंग विंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो देखने के बाद अपनी बुक्स में जाकर स्टडी किया होगा और समझा होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। आज की वीडियो में हम अपने टाइटल का सेकेंड पार्ट दैट इज केमिकल इक्वेशंस को स्टडी करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशंस को स्टडी करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि एक्चुअली में इक्वेशंस क्या होती हैं। मैथमेटिक्स में हम इक्वेशंस पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या दो नंबर एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें एक पार्ट को हम एलएचएस लिखते हैं एंड सेकंड पार्ट इज आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वन एक्सप्रेशन इज गिवन एट द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट and another at the right hand side part, और इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट बाय यूजिंग सर्टेन साइंस जैसे कि इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन। इन साइंस को यूज करके हम किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इक्वेशंस। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को इक्वेट करके लिखते हैं, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक एटम है दैट इज कार्बन, CARBON, कार्बन, that is getting combined with an oxygen atom or an oxygen molecule, and it is forming carbon dioxide. This is a simple reaction. ठीक है, इस रिएक्शन को जब मैं किसी वर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ, अगर मैंने सिंपल लिखा कि कार्बन इज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जब मैं इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन गेटिंग एडेड, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है, तो दीज आर गेटिंग एडेड एंड दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूंगी तो ये होगी मेरी वर्ड इक्वेशन। सो आपको दिख रहा है ना, दो पार्ट्स है मेरे पास, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, एक रिएक्टेंट्स वाला पार्ट है और एक प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है। तो रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, सिंपल स्टेटमेंट में लिखा, नॉर्मल स्टेटमेंट होती है। लेकिन अगर इसी को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्म में दोनों का रिलेशन बताते हुए लिख रही हूँ, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं कि दिस इज आवर वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है इसलिए मैं कहूंगी कि ये मेरी वर्ड इक्वेशन। अब क्या होता है कि इक्वेशंस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स को हर बार लिखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं हर बार एक रिएक्शन की पूरी स्टेटमेंट लिखूँ और उसको पढ़ूँ, समझूँ कि क्या हो रहा है, तो इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो मुझे क्या करना है, अपना काम को हमें थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है और हम हर एक टास्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो हमारे सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, उनके पास इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं पढ़ने के लिए, वो अगर हर एक स्टेटमेंट कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा और वो याद भी नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक तरीका खोजा है कि हम उसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा टास्क थोड़ा ईजी हो जाता है, हमें वर्ड्स कम लिखने पड़ते हैं और हमारी बात भी लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन इस वर्ड इक्वेशन में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, है ना। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, किसी सर्टेन कंडीशंस में होते हैं, उनका स्टेट कुछ होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें इस वर्ड इक्वेशन में नहीं मिल पाती है। इवन मैकेनिज्म क्या हो रहा है, कौन सा पार्ट किससे कैसे रिएक्ट कर रहा है और वो किस तरीके से बना रहा है, कार्बन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन का क्या स्ट्रक्चर है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वर्ड इक्वेशन से नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने एक और तरीका निकाला, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, है ना। हमने क्या किया कि अगर कार्बन है तो पूरा कार्बन लिखना इज टाइम कंज्यूमिंग, तो हमने क्या किया, कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा OXYGEN पूरा लिखूंगी, बहुत टाइम लगेगा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे हो रहा है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ O बाय ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, गैसियस स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कुछ कुछ ऐसे
एलिमेंट्स होते हैं हमारे आसपास जो नॉर्मली अपने ही एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C, बट ऑक्सीजन जो होता है हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ सिंपल इक्वेशन। इसमें मैंने कार्बन को C के फॉर्म में, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो केमिकल इक्वेशन का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो व्हाट यू कैन से दैट representing a reaction in the form of symbols and a formula, then you can say that this is a chemical equation. If you are representing a reaction, if you are representing a reaction in the form of symbols and formulas, then this is a chemical equation. Okay, chemical equation का जो concept है वो समझ में आ गया। अब ये chemical equation से आप बहुत सारे information generate कर सकते हो। मैंने बताया ना, वर्ड इक्वेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हम इन इक्वेशन से सिंबल्स के फॉर्म में जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है, इससे हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंक्लूजन पहले होता है कि हम अपनी इक्वेशन में स्टेट ऑफ द मैटर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मेरा रिएक्टेंट है, मान लो कार्बन है, और ये एक सॉलिड के फॉर्म में मान लो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको S से रिप्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन मेरी मान लो गैसियस स्टेट में है, वैसे यहाँ कार्बन भी हो सकता है कि गैसियस स्टेट में हो, ऑक्सीजन मान लीजिए गैसियस स्टेट में है तो मैंने यहाँ G लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैसियस स्टेट तो इसको हमने G लिख दिया। ठीक है, अगर कोई मेरा कंपोनेंट है जो लिक्विड स्टेट में है तो उसके साथ फिर मैं L लिख सकती हूँ, या अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो मैं उसमें AQ डॉट इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है कि एक इक्वेशन को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके साथ साथ आप दूसरी इंफॉर्मेशन भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। वो इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती हैं? पहली इंफॉर्मेशन स्टेट ऑफ दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट्स आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और वो किस स्टेट में वो बन रहा है प्रोडक्ट, वो आप इस ऐसे ब्रैकेट के थ्रू बता सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रैकेट लगाने हैं दो, अगर सॉलिड है तो आपको S लिखना है, गैसियस स्टेट में है तो G लिखना है, लिक्विड है तो L एंड एक्वस स्टेट में है तो EQ। सिंपल। ठीक है, इसके बाद अब एक इक्वेशन होती है तो इस इक्वेशन में हमें दो सिंबल्स दिखने हैं, एक प्लस साइन है और एक एरो साइन है। प्लस साइन का मतलब इजी सा है, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग एडेड, दे आर गेटिंग कंबाइंड, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन से डिनोट किया है। ठीक है, कोई चीज अगर इवॉल्व हो रही है, कोई चीज निकल रही है तो आप उसको माइनस साइन से भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से कोई चीज इसमें से हट रही है तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हो, या फिर आप इधर जाके इसको प्लस साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इज इक्वल टू के साइड में अगर आप कोई चीज ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। रिएक्शन में भी ऐसा ही है, इस साइड से अगर कोई चीज इवॉल्व हो रही है मतलब आपके प्रोडक्ट में वो चीज ऐड हो रही है, होगा कि नहीं होगा? मैंने किसी चीज को बर्न किया, हीट किया, मैंने उसमें से हीट दिया, हीट उसका टेम्परेचर बढ़ा, हीट इवॉल्व हो रही है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे प्लस हीट लिख सकती हूँ क्योंकि हीट उसमें से रेज हो रही है। ठीक है, तो प्लस साइन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। एरो, एरो का मतलब क्या हुआ, जो चीजें कंबाइन हो रही है वो फर्दर क्या बना रही है। ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं ना कि 4 + 2 is equal to 6, 4 and 2 are getting combined and they are forming 6. Similarly, carbon and oxygen are getting combined and they are forming carbon dioxide. यहाँ पे हम is equal to यूज करते हैं, यहाँ पे हम एरो साइन यूज करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज हीट जनरेशन। हमारी इक्वेशन या हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये भी हम अपनी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन को मैं कंबाइन कर रही हूँ लेकिन मैं उसमें हीट दे रही हूँ, हीट सप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस हीट लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मान लीजिए, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इक्वेशन रियली एग्जिस्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि यहाँ पे अगर मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी है, मान लीजिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें मैंने हीट प्रोवाइड किया एंड देन इट इज फॉर्मिंग CO2। ठीक है, एंडोथर्मिक होगी मतलब आप रिएक्टेंट्स में हीट दे रहे हो तो आप प्लस साइन यहाँ लगाओगे।
अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही है तो आप प्रोडक्ट्स के साइड में प्लस हीट करोगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स के साथ हीट भी निकल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हीट जनरेशन भी बता सकता है, ठीक है, कि हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो भी हमें इससे पता चल जाएगा। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी हो जाती हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। कभी कभी हमें से एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जरूरी होती है ना। आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट आर the sources through which a chemical reaction can be carried forward or can be carried backward, या आप उसका rate of reaction you can increase by the use of a catalyst in a reaction, ठीक है। तो अगर मुझे कैटलिस्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे कैटलिस्ट भी रिप्रेजेंट करना है, तो मान लीजिए कि ये सर्टेन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। मैंने बताया ये रिएक्शन जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली इक्वेशन इस तरीके से काम नहीं करती। मान लीजिए कि रिएक्शन हो रही है मेरी हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा यहाँ पे कैटलिस्ट, ठीक है। इसके बाद मुझे सिर्फ सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है। मान लीजिए मुझे सिर्फ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, तो मैंने 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख दिया। मान लीजिए मुझे इसको 4 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। मतलब कि एक इक्वेशन में मैंने कितनी सारी चीजें एक्सप्रेस कर दिया। मैंने एक तो जितने मेरे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको डिनोट कर दिया। इसके बाद में एक्चुअली क्या कंबाइन हो रहा है, क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या बन रहा है वो पता चल रहा है, किस कंडीशन में बन रहा है वो पता चल रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर लग रहा है वो पता चल रहा है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो भी हमें इक्वेशन से पता चल रहा है। एक लास्ट चीज बचती है, क्या, मासेस। कितना मास कार्बन का कंबाइन हो रहा है, कितने मास ऑफ ऑक्सीजन से, और उससे कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो ये भी बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके आगे इनके नीचे आपको इनके मासेस लिखना है। सपोज हाइपोथेटिकल है ना, ये एक्चुअली में नहीं हो रहा है, मैं जिस दिमाग से कुछ भी इक्वेशन बता रही हूँ। तो मान लीजिए कि कार्बन का 31.1 ग्राम्स कार्बन यूज हुआ और 72 ग्राम्स ऑक्सीजन यूज हो रही है। मान लीजिए असली नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा, ये देगा मुझे 103.1 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन हुई कि जितना यहाँ पे मैंने यूज किया है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड रिएक्टेंट के साइड में जितना मास होगा प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होगा, चेंज नहीं आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मुझे अगर मास रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक इक्वेशन में वो भी कर सकती हूँ। तो देखिए एक इक्वेशन में कितनी सारी चीजें आप एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट राइटिंग द होल स्टेटमेंट्स। आपने सारी स्टेटमेंट लिखी, पढ़ा, टाइम कंज्यूमिंग, याद भी नहीं रहता है ना। लोगों को तो खैर इक्वेशंस भी याद नहीं रहती है, बट हम थोड़ा तैयारी करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा फोकस करें तो हम इक्वेशंस भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट्स को पढ़ के याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको समझ आया कि हम इक्वेशंस को क्यों यूज करते हैं और इक्वेशंस के क्या क्या यूसेज है। एक और बार हम इसका एक रिवीजन ले लेते हैं कि इक्वेशंस जो होती हैं दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज in which all the information about that reaction can be written. इसमें हम क्या क्या बता सकते हैं, the state of the reactants and products, the temperature which is required to carry out that reaction, the pressure which is required for the carrying out of the reaction, then the usage of catalyst, which catalyst you are using, and the mass of the reactants and the products, and last thing, whether this reaction is an endothermic reaction or an exothermic reaction, ये भी हम अपनी इक्वेशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक था कि हमने इक्वेशंस को जाना कि एक्चुअली इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से आप इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनका क्या यूसेज है। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ दी केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अपना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट होगा आप यूज करोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जैसे कि
जब आप चाय बनाते हो, फिर से मैं चाय पे आ गई कि मुझे चाय पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चाय का एग्जाम्पल बहुत ईजी होता है। हमने क्या किया, हमने बीकर लिया, हमने उसमें 1 कप अगर दूध डाला है तो मेरी जो चाय है वो भी 1 ही कप बनेगी, है ना। मतलब मैंने उसमें जितना दूध, शक्कर, चाय पत्ती उसमें डाला है, मतलब मेरे जितने रिएक्टेंट्स का मास है, मेरी जो चाय बनने वाली है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है, वो भी उतना ही बनेगा। बट आप कहोगे नहीं दीदी, कभी कभी क्या होता है, पूरा उड़ जाता है और उसके बाद में चाय तो हमारी थोड़ी सी बन जाती है, होता है ना, ज़्यादा उबाल लेते हो तो चाय 1 कप से आधी कप हो जाती है। लेकिन वो क्या क्या होता है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उस मिल्क के अंदर, वो सारे इवेपोरेट हो गए, तो आपने उसको तो काउंट नहीं किया, एनवायरमेंट में चला गया। अगर आप वो वाटर वेपर्स को और अपनी चाय को कंबाइन करोगे तो आपने जितना रिएक्टेंट यूज किया था उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो आपका प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एनवायरमेंट में हमारी अर्थ बन चुकी है, अर्थ पे जितना मास है वो उतना ही रहने वाला है, ना वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता जा रहा है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन खत्म हो गया ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया। और ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड नई कोई चीज बन गई है, वो अपने पुरानी चीजों से मिलकर ही बनी है ना। तो matter or mass can never be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to the other। ठीक है, यही चीज हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में देखेंगे कि हमने जब इक्वेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो हम रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या देखना है कि जितने रिएक्टेंट्स होंगे प्रोडक्ट भी उतने ही होने चाहिए। अगर कम ज्यादा हो रहे हैं मतलब आपकी वो जो रिएक्शन है वो सही नहीं है, इक्वेशन आपने जो बनाई है वो गलत बनाई है। ठीक है, हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, एक सिंपल सी इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमें पता है कि वाटर का फॉर्मेशन कैसे होगा, वाटर का जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो हमें पता होता है H2O, दैट इज 2 molecules of hydrogen and one atom of oxygen gets combined to form water। ठीक है, बन किससे रहा है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेकिन अगर आप इसे काउंट करो तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितने लिख रहे हैं, H2 है, इसका मतलब इस तरीके से है H बॉन्ड H, दो H के एटम्स आपस में कंबाइन हैं और उन्होंने H2 मॉलिक्यूल बनाया। सिमिलरली यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, वो भी इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के कंबाइंड है और उन्होंने ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलके एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बना रहा है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या मेरी बैलेंस्ड है, नहीं। मैंने क्या कहा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होना चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे यहाँ पे हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ होने चाहिए, तभी तो वो इक्वल रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं है। इसके लिए हमने सोचा, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसको अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना एक ऐसे कॉलम बनाना है, आपको यहाँ लिखना है रिएक्टेंट और आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं उनको इक्वल करना है। यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये करना है कि रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है और कितना होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 2, सैटिस्फाइड है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सैटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, सैटिस्फाइड है क्या, नहीं, इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको O कर दूं, अगर मैंने इसको O कर दिया तो H2 हो गया, ये O हो गया, H2O बन गया, इक्वल इक्वल हो गया।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है एक मॉलिक्यूल का। हम किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कब फॉर्म होते हैं? जब दो एटम्स आपस में आके कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन का रूल क्या था? वैलेंसी। आप दो एटम्स लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैंने H लिखा है, यहाँ पे मैंने O लिखा है, O लिखा है ना, दो एटम्स हैं, आप इसके नीचे वैलेंसी लिखते हो। हाइड्रोजन की है वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्या बन गया? H2O। ऐसे होता है। इसको H3O लिख सकते हो क्या? HO2 लिख सकते हो क्या? H3O लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये कुछ और ही सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे H2O2 कर दिया मान लो, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। वाटर जो होता है हमारे लिए एक तरीके से अमृत है, अगर वाटर नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज अ कार्सिनोजेनिक, या आप कह सकते हो दिस इज टॉक्सिक कंपाउंड। अगर आप H2O2 के प्रेजेंस में अगर आप आते हो, उसके कांटेक्ट में आते हो, तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक चीज सिर्फ एक ऑक्सीजन के एडिशन से, आपने एक ऑक्सीजन ऐड किया, चीज एक चीज से दूसरी चीज बन गई, एक अमृत था और एक आपके लिए विष बन गया, है ना। तो आप किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आप एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसको ओ नहीं लिख सकते। माना कि कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक एटम अपने एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर मॉलिक्यूलर स्टेट में ही, मतलब वो अपने जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तब वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तब उनमें इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो ऐसे डीस्टेबलाइज नहीं रहते, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और फिर वो रिएक्ट नहीं करते, मतलब रिएक्ट कम करते हैं, तो ये स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो अब O2 को O नहीं कर सकते हैं, सिंपल। तो बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना होता है? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बढ़ा सकते हो, है ना। मैं O2 को O नहीं कर सकती, लेकिन मैं O2 के दो मॉलिक्यूल्स ला सकते हैं आपस में। O2 का एक मॉलिक्यूल आ गया और O2 का एक और मॉलिक्यूल आ गया, तो 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऐसा तो कर सकती हूँ, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अगर यहाँ पे दो O2 है, इसको O नहीं कर सकती, O को नहीं कम या ज्यादा कर सकती, H को तो कम ज्यादा कर सकती हूँ। मान लो यहाँ पे अभी 1 है, इसका भी कुछ भी है ना, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब एक H2 आया, साथ में एक और H2 आया, दो H2 आपस में आ गए। कैसे बताओ? यहाँ पे लिख लेते हैं, एक H2 यहाँ पे आया प्लस एक और H2 आया, ठीक है। और यहाँ पे O2 था, दो ऑक्सीजन है, एक इससे कंबाइन हो जाएगा, एक इससे कंबाइन हो जाएगा, दो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे हमारे, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ H2 बना लेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जाके H2 बना लेगा, तो मेरे पास दो H2 के मॉलिक्यूल्स हो गए। मैंने क्या किया, सिर्फ एक H2 की जगह यहाँ पे दो H2 ले, ठीक है। एक H2 में एक O के साथ कंबाइन हो गया, दूसरा वाला H2 दो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, और ऐसे जब H2 बनाया तो कितने H2 बनेंगे? एक H2 ये बन रहा है और एक H2 ये बन रहा है, तो क्या हो गया यहाँ मेरा 2H2 बन गया। अब चेक करो, 2 इंटू 2, इसको इंटू करता है ना, तो यहाँ पे टोटल कितना है? दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 4, मतलब 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? सेम होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 करेंगे और 2 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 इंटू 1 दैट इज 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस्ड। जितने हाइड्रोजन यहाँ थे उतने ही हाइड्रोजन यहाँ, जितने ऑक्सीजन यहाँ थे उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी बन गए हमारे। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप बैलेंस करने के लिए? आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को आप वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, है ना। जैसे कि अब ये मैंने सिंबलाइज फॉर्म में लिखा है। सिंपल अगर आपको एक ऐसा कंडीशन दी है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म वाटर, स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को पहले वर्ड इक्वेशन में लिखोगे। कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग, इस ऐसे एरो लगा के लिख दोगे वाटर, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हाइड्रोजन को लिखोगे H2, ऑक्सीजन को लिखोगे O2 और वाटर को लिखोगे H2O, जैसे यहाँ पे बताया था H2O2 H2O। अब चेक कर लो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स,
नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। तो हाइड्रोजन के एटम्स सारे काउंट करना है, ऑक्सीजन के एटम सारे काउंट करना है, चेक करना है कि यहाँ पे भी उतने हैं कि नहीं है। उतने नहीं है, फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग दी मॉलिक्यूल्स विद अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप 4 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि यहाँ जितना रिएक्टेंट है प्रोडक्ट भी उतना ही बनना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये समझ में आया, मल्टीप्लाई करके आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। अब क्या करना है आपको, एक और मैं इक्वेशन बताती हूँ, सिंपल सी अपनी इक्वेशन की। मान लो कि इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं या बहुत सारे मैं कह सकती हूँ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर किसी इक्वेशन में, तो उसको फिर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन लेके चलते हैं रेस्पिरेशन की। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने खाना खाया, ठीक है, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाने के डाइजेशन के बाद वो 3 स्मॉलेस्ट कंपाउंड्स में ब्रेक होता है। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट्स। फैट्स का फंक्शन अलग होता है, प्रोटीन का फंक्शन होता है आपकी बॉडी करना और ये सब। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है हमारी बॉडी में। जब वो डिकम्पोज होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाता है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे डाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट। दूसरा, हमने ब्रीथ किया, तो क्या किया, हमने सारी एयर अंदर ली, पर सारी एयर हमारी यूज की नहीं है, हमारे काम की क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स में जाएगी और कंबाइन होगी इस ग्लूकोज से। जो हमने खाना खाया है इसमें से जो ग्लूकोज बना, ये हमारा पूरे ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में पहुंच जाएगा। सिमिलरली हमने ब्रीथ किया, लंग्स में ऑक्सीजन फिल्टर हुई, वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाएगी। तो हर बॉडी के हर सेल में मेरे पास 2 चीजें पहुंच गई, क्या क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये कंबाइन होता है हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमने पढ़ा है, जो सेल चैप्टर हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन कैसे, रेस्पिरेशन की रिएक्शन। रेस्पिरेशन मींस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। किस तरह की रिएक्शन है ये, बताओ, किस तरह की रिएक्शन है ये, एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई चीज बाहर निकलती है, तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती या हीट यूटिलाइज हो रही होती, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब नॉर्मली इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, इसको मुझे करना है बैलेंस। कैसे करूंगी, सबसे पहली चीज काउंट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 3 चीज है ना अपने पास, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 चीज है अपने पास, 3 एटम्स है। कितने कितने वो देखिए, एक हो गया मेरा रिएक्टेंट के साइड में और एक हो गया मेरा प्रोडक्ट के साइड में। रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, कार्बन 6 कार्बन यहाँ पे है, बस है ना, ओनली 6 कार्बन आर प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितने हैं, 1। बैलेंस नहीं है, कार्बन यहाँ ज्यादा है या कम है, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखेंगे, पहले इसको काउंट करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल कितनी होगी रिएक्टेंट साइड में, 8 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड। फिर यहाँ पे कितनी है, 2 इसके साथ है, 1 इसके साथ है, कितनी है बस 3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, कितने हैं यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड, 12 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम हो गए। बैलेंस है क्या, नहीं। यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे कितने कम है, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अल्टीमेटली हम अपने गोल पे पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। पहले तो देखते हैं, कार्बन को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 है, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 है।
इसको 6 करना पड़ेगा। 6 करने के लिए क्या करूँ, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 into 1 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 है, मतलब मैं प्रोडक्ट में कार्बन को प्रोडक्ट 1 ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, एक चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे 8, यहाँ कितने हो गए 6 into 2 12, 12 plus 1 13, 8 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में 13 ऑक्सीजन बन रहा है। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बढ़ाना है, कैसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कम है ना अपने, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहे हैं, यहाँ पे अपने 8 है, इसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे, मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 13 करना है ना, 13, 8 को 13 करने के लिए ये 6 है, 6 माइनस करो, बच रहा है 2, 2 13, क्या कर सकते हैं अपन इसमें, इसको अगर मैं 6 करूँ, 6 into 2 12, 12 plus 6 18 हो गया, यहाँ पे 6 into 2 12, 12 यहाँ और 6 ऐड करना है, तो यहाँ पे 6 कर दूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे किया, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे टोटल 6 है, 6 into 2 12, टोटल ऑक्सीजन यहाँ हो गया 18, यहाँ पे कितना गए 6 into 2 12, 12 और 6 into 1 6, 12 plus 6 कितना हो गया 18, यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 into 2 12 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो आपको कोई भी कैसा नंबर आप चाहते तो आप ऑक्सीजन को यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 into 2 4 होता, लेकिन फिर भी वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, फिर 3 लेते, फिर 4 लेते, 5 लेते। आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हो। कई बार होता है कि मान लो हो सकता है मेरे 12 ऑक्सीजन की यूसेज हो रहा होता या 13 का यूसेज हो रहा होता, तो मैं इतना सारा दिमाग में कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार आपको ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। एक टाइम आएगा जब आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है कि क्या यार मैं इतना सारा कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में भी ये होता है, अब सॉल्व करते जाते हो, लास्ट में आंसर आपको सही नहीं आता, अब दोबारा ट्राई करते हो, यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब हो भी सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आप एग्जाम में भूल सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप पूरे कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट 6 ले लिया क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन में 6 आता है, लेकिन आप चाहो तो आप ट्रायल एंड एरर करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करो, हो सकता है आंसर सही नहीं आए, कई बार आंसर ऊपर नीचे आएगा। एक चीज को सही किया, दूसरी चीज ऊपर नीचे हो गई, फिर इसको किया, फिर ये ऊपर नीचे हो गया। तो आपको तब तक करते जाना है जब तक आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल ना हो जाए। एक बार इक्वेशन को मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 into 2 12, ऑक्सीजन 6 और 6 into 2 12, 12 plus 6 18, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 into 2 12 और 6 into 1 6, 6 plus 12 18, 12, तो टोटल मेरा सब कुछ इक्वल हो गया, कार्बन भी इक्वल, हाइड्रोजन भी इक्वल, ऑक्सीजन भी इक्वल। ये हो गई मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड। अब मैं बहुत सारी इक्वेशंस तो आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग अपनी डिफरेंट बुक्स से इक्वेशंस निकालो, उनको बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आप लोगों से इक्वेशन को बैलेंस करके नहीं बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट है, कोई सेक्शन समझ नहीं आया है, मैंने कोई चीज़ बहुत जल्दी बोली है, मुझे भी ऐसा लगता है ना मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो कोई पार्ट ऐसा है जो छूट गया है, समझ में नहीं आया है, तो वो आप लोग मुझसे या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इतना पढ़ के रेडी रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।